अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वाजिद मोहिउद्दीन। लेकर आया हूं टेट पेपर 2 के मज़मून फ़िज़िकल साइंस का कुदरती मज़ाहिर के उन्वान के आवाज़ और हरारत असबाक़ को लेकर आपके सामने आया हूं। हमको आवाज़ के तहत जो ज़ैली उन्वानात दिए गए हैं वो हैं सोर्सेस ऑफ साउंड और प्रोडक्शन एंड propagation of sound or construction of human ear and its working और properties of sound और auditable range। और इसके अलावा साउंड पोल्यूशन, साउंड वेव्स, काइंड्स ऑफ साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ साउंड। अब यहाँ पर सोर्सेस मतलब जराए, आवाज के जो जराए हैं, यानी जिनसे आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। तो आवाज के जो जराए होते हैं, तो यानी अगर किसी जिस्म को मुर्तइश किया जाता है तो उससे आवाज पैदा होती है। जैसे कि मौसीकी के आलात हैं या जो है हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने वाले जो मिक्सर या पानी की मोटर या जो है वॉशिंग मशीन है या सनतों से या मोटर गाड़ियों से, यानी ये तमाम चीज़ों से हमको जो है आवाज़ हासिल होती है। ये तमाम चीज़ें आपको आवाज़ के ज़राए कहलाते हैं। अब हम सेकंड में देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की पैदाइश और इसकी इशात। इशात मतलब फैल कर, यानी जहां से आवाज पैदा हो रही है वो आवाज की मौजें फैल कर हमारे कानों तक पहुंचती है, तब हमको जो है आवाज सुनाई देती है। तो अब आवाज कैसा पैदा होती है? तो जो आवाज के जराए होते हैं उन जराओं पर अगर हम उसको हल्का सा उसको हम मुर्तइश करें, जैसे ही जिस्म मुर्तइश होता है तो वहां पर आवाज पैदा होती है। तो अब यहां पर क्या होता, आवाज की मौजें निकलती हैं। तो आवाज की जो मौजें होती है, यानी आवाज भी जो है तवन्नाई की एक शक्ल होती है। तो ये तवन्नाई की शक्ल, यानी ये तवन्नाई किसी वास्ते के जरिए हमारे कान तक पहुंचती है और हमें वो आवाज का एहसास होता है। तो अब जैसे देखते हैं, यानी अगर आवाज की मौजें किसी वास्ते से गुजरती हैं, तो वास्ता मतलब ये कि एक वसीला, यानी हमारे कान तक, जैसा कहीं पर एक बैंड बज रहा है या कहीं पर बांसुरी बज रही है या कहीं पर बकरी जो है आवाज लगाती है, तो उसकी आवाज जो है जहां से शुरू होकर यानी बीच में जो पूरा खाली है, तो वहां जो पैदा होने वाली आवाज हमारे कान तक पहुंचती है। तो अब ये कान तक पहुंचने के लिए वसीला चाहिए, क्या उसको जरिया चाहिए। तो अब ये जरिया किसके जरिए आ रहा, यानी जिसके भी जरिए जो भी वसीला होता है वो हमारे कान तक जो आवाज पहुंचती है, उस वसीले को हम वास्ता कहते हैं। तो वास्ता जो होता है यानी ठोस है, माय है और ग्यासस है। खला में आवाज जो है सफर नहीं करती। अब जो है ये तीन चीजों में, जैसा ठोस, माय और ग्यास। तो ठोस में जो सालिमात जो जर्रात जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं, तो आवाज की रफ्तार भी जो है बहुत ही तेज होती है। जबकि माय में ठोस के मुकाबले में जर्रात थोड़ी से दूर दूर होते हैं, तो इसलिए जो होती है वो आवाज की जो रफ्तार होती है वो हम आहिस्ता, यानी आवाज की रफ्तार ठोस की रफ्तार से कम होती है। तो अब इसमें यानी अगर हम ग्यासों में आवाज की रफ्तार को देखेंगे तो यानी ये माय से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सालिमात और भी दूर दूर होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से या हमारी जो आवाज़ की जो इशाअत होती है, यानी ये वास्ता होता है, वो हमारे कान तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आवाज़ हमारे कान तक पहुँचती है। जैसा एक वास्ते में जो ज़र्रात है, इस तरीके से जैसे दूर दूर जैसे ज़र्रात होते हैं, तो जैसे ही क्या होता है, अब ये एक तबला है, तबले की झिल्ली जब मुर्तइश होती है तो ये झिल्ली आगे बढ़ती, तो ये आगे बढ़ते क्या होते, ये जर्रात पूरे क्या हो जाते, मिल जाते। इनकी तह जो होती है, हवा की जो तह होती है, उसके जर्रात जो है सो पूरे एक जगह मिल जाते, कसाफत बढ़ जाती।
तो तवन्नाई जो होती एक से दूसरी यानी एक ज़र्रे से दूसरी ज़र्रे में दाखिल। इसी तरह अब ये क्या करता, दूसरा जो है तह, वो तह को फिर इन्हें प्रेशर इसके ऊपर जो है सो दबाव डालता, तो ये भी जो है सो क्या होता, इसकी भी कसाफत बढ़ती। तो मतलब यहाँ पर ज़र्रात आगे नहीं बढ़ते हैं, ज़र्रात का सिर्फ क्या होता है, एहतिजाज होता है। तो ये आगे पीछे होते हुए दूसरे ज़र्रात में जो सो तवन्नाई को, यानी आवाज़ की जो तवन्नाई है वो तवन्नाई को मुंतकिल करते हैं। तो इस तरह जो एक जगह जो हो रहे हैं जिसमें कसाफत बढ़ी, तो इसको हम कहते हैं तकसीफ। क्या कहते हैं इसको, तकसीफ या तकसीफी तहरीक। तो इससे यानी आवाज की मौजें जो सो आगे बढ़ते रहती हैं। उसके बाद तबले की जो झिल्ली होती है, जो फिर पीछे यानी जब हट जाएंगी, तो इस तरीके जैसे हटेंगी झिल्ली, तो फिर ये जर्रात फिर अपने असली हालत में यानी सीधी जानिब जैसे जैसे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही हो जाएंगे पहली हालत में जैसा आ गया, तो ये कहलाता तलतीफ। यहाँ पर जो होता है वो क्या होगा, एक यानी कसाफत जो होती है वो कम होती है। तो इस तरह आवाज़ की जो मौजें जो होती हैं, मतलब तकसीफ और तलतीफ बनाते हुए आगे की जानिब जो है सफ़र करती हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, यानी आवाज़ के खवास। तो आवाज़ के जो खुसूसियात जो होती हैं, एक है बुलंद आवाज़, दूसरा है नहीफ आवाज़ और तीसरा है हैते इर्तियाश। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैते इर्तियाश, जितना जो हैते इर्तियाश क्या हो रहा, आप एक आरा लिए, तो आरे को जैसे ही आप उसको मुर्तइश करेंगे तो आरा क्या होता है, एहतजाज करता आगे और पीछे। तो ये अपना औसत मुकाम है, औसत मुकाम से क्या होता है, ये ऊपर जाता, फिर ऊपर से फिर औसत मुकाम पे आता, औसत मुकाम से फिर नीचे जाता। तो ये जितना यानी ऊपर जितना गया, तो वो वहां से और औसत मुकाम तक जो आएगा वो कहलाता है हैते इर्तियाश। तो अब इसमें क्या है ते इर्तियाश जितना ज्यादा होते जाएगा, तो उसमें आवाज क्या होती, यानी अब आवाज की मौजें जो होती वो कम होती हैं। अगर हैते इर्तियाश बहुत कम है तो आवाज की मौजें जो सो ज्यादा निकलती है। तो इसका मतलब ये कि हैते इर्तियाश अगर ज्यादा हो गया तो आवाज जो होती है वो बुलंद आवाज होती है। अगर हैते इर्तियाश कम हो गया तो जो होती है वो नहीफ आवाज होती है। तो इस तरह यानी साउंड के यानी तीन खुसूसियात हैं आवाज़ की, एक है बुलंद आवाज़, दूसरा है नहीफ आवाज़ और तीसरा है हैते इर्तियाश। तो अब आइए एडिटेबल रेंज देखेंगे, समाई हुदूद। तो अब आप लोग जैसा देखेंगे कि 8th क्लास में और 9th क्लास में जो है आपको ये आवाज़ के हुदूद जो दिखाई दिए हैं, जैसा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अगर आवाज़ का ताद्दुद अगर ये रहा तो वही हमको सुनाई देता है। 20,000 हर्ट्ज से अगर कम होगा, 20 हर्ट्ज से अगर कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो हमको आवाज़ जो है सो सुनाई नहीं देती। तो जैसा सरगोशी है या जो है दूसरा कोई बात ज़ोर से करते हैं, कोई और भी ज़्यादा, तो एक अलग-अलग जैसे उसका ऑडिटेबल रेंज होता है, समाई हुदूद होता है। तो हम इस समाई हुदूद को यानी जो आवाज़ की जो इकाई जो होती है, हम जो इसकी पैमाइश करते हैं वो डेसिबल में करते हैं। तो हमको जो भली जो महसूस होती है आवाज़ वो 60 डेसिबल होती है। अगर 80 डेसिबल हो गई वो आवाज़ तो हमारे कानों पे जो है सो वो थोड़ा-सा शोर जैसा महसूस होता है। तो आप इसके बारे में भी यानी आप ये 8th क्लास में और 9th क्लास में आप इसका पूरा चार्ट देखते हुए आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि वक़्त की तंगी की वजह से हम आपको इसका मुकम्मल तौर पे जो सो नहीं बता रहे हैं। साउंड पॉल्यूशन, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि पॉल्यूशन का मतलब कोई भी शय या ज़र्रा या गैस, कोई भी चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों में अगर शामिल हो जाए, जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचा सकती है, तो ऐसे उसको हम यानी आलूदा कहते हैं। जैसा पानी के अंदर अगर कुछ आ गया जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसे पानी को हम आलूदा पानी कहते हैं। हवा में भी इस तरह का शामिल हो। तो अब जो सूती आलूदगी कैसा होती है, यानी हमारे कान को जो नुकसान पहुंचाती है, यानी हमें एक शोर सा महसूस होता है, हमें बेचैनी महसूस होती है, जिससे हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। तो ऐसा यानी ऐसी आवाज़ें अगर हवा के अंदर, फ़िज़ा के अंदर शामिल हो जाए और हमारे कानों तक पहुँचे, तो यही चीज़ जो है सो हमको आवाज़ की
आलूदगी या सूती आलूदगी हम कह सकते हैं। तो जैसा मैं बताया था कि 80 डेसिबल तक आप सुन सकते हैं, आपको जैसे कुछ भी टेंशन वगैरह जैसा कुछ महसूस नहीं होता। जब ये 80 डेसिबल 60 से 80 हो गया, 80 या 80 से ज़्यादा हो गया, तो जब आपको जो है ऐसे आवाज़ें अगर आपके कान तक पहुँचे, तो आपको जो है बहुत सी एक टेंशन, एक हाइपरटेंशन बढ़ जाता, एक बेचैनी सी जो है सो महसूस होना शुरू हो जाती। तो अब यहाँ पर क्या है ये कि ये अगर यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो आवाज़ें जो होती हैं, जैसा असबाब देखें, असबाब में देखेंगे हम, तो जैसा हम सड़कों पे देखेंगे, तो गाड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं, जो हॉर्नों की आवाज़ें जो होती हैं, अगर वो 80 डेसिबल से ज़्यादा या 80 डेसिबल है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, जैसा कारखानों से वगैरह से जो आने वाली आवाज़ें, मशीनों की आवाज़ें हैं वो है, और हमारे घरों में जैसे ग्राइंडर, मिक्सर जो होता है, या वॉशिंग मशीन होता है, या मोटर होता है, उसकी वजह से भी जो है हमारे को काफ़ी जो है सो नुकसान पहुँच सकता है। तो ऐसे 80 डेसिबल की हुदूद में अगर हम ठहर कर ये आवाज़ को ज़्यादा देर तक सुने, तो हमारी सुनने की जो सलाहियत पर असर पड़ सकता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ साउंड वेव्स। काइंड्स ऑफ साउंड वेव्स, तो यहाँ पर आवाज़ की मौजों के अक़साम जो होते हैं, तो आवाज़ की मौजों के अक़साम जो होते हैं वो 2 होते हैं। अगर आवाज़ की मौज जो होती है, मौज की सिमत की अगर इशाअत हो रही है, तो वो मौज कहलाती तूली मौजें। अगर जो है वो इसके आवाज़ की सिमत की अलल क़वाइम अगर हो जाए, तो वो होती है अर्ज़ी मौजें। तो अब इसमें ये मौजें जो होती हैं वो तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो आवाज़ की मौज की ख़ुसूसियात 4 होती हैं। एक है तूले मौज, दूसरा है अ, आवाज़ की रफ़्तार, और तीसरा है तेर-त्याश, और चौथा होता है ताद्दुद। तो अब हम देखेंगे कि तूले मौज। तूले मौज का मतलब ये है कि जो हवा में जैसा मौज जो तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाती हुई जाती है, तो 2 तकसीफ़ों या 2 तलतीफ़ों का। तो जैसा हम देख रहे हैं, तो एक तकसीफ़ होता, बीच में तलतीफ़ आता, फिर उसके बाद क्या होता, तकसीफ़ आता, फिर उसके बाद तलतीफ़ आता। तो 2 तकसीफ़ों या 2 तलतीफ़ों के दरमियान का जो फ़ासला होता है, उसको हम तूले मौज कहते हैं, जिसको यूनानी ज़बान में लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। तो अब इसकी जो इकाई होती है वो मीटर में ली जाती है। उसके बाद है ताद्दुद। तो ताद्दुद का मतलब ये है कि यानी 1 सेकंड में फ़ी इकाई वक़्त में जो एहतिज़ाज़ों की जो तादाद होती है, तो वो कहलाती है ताद्दुद, जिसको हम नियो से ज़ाहिर करते हैं। तो अब ये और इसके साथ-साथ जो वक़्त दौरान है, ये यानी जितने वक़्त में, तो ये दोनों में जो रिश्ता होता है ताद्दुद और वक़्त में, ये है टी इक्वल टू 1/न्यू लेते हैं हम। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं आवाज़ की रफ़्तार, यानी आवाज़ की रफ़्तार 1 सेकंड में ये जो गुज़रने वाले जो आवाज़ की जो एहतिज़ाज़ात जो गुज़रते हैं 1 सेकंड में, जो फ़ासला तय करते हैं, वो आवाज़ की रफ़्तार कहते हैं। तो अब है तेर-त्याश, जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जो 1 सेकंड में जो एहतिज़ाज़ जितने एहतिज़ाज़ होते हैं वो है तेर, यानी जितना बड़ा एहतिज़ाज़ या छोटा एहतिज़ाज़ भी होता है, तो एहतिज़ाज़ों की तादाद अगर हम लंबाई इसकी ज़्यादा रही, तो वो एहतिज़ाज़ कम होते हैं, जबकि कम है तो एहतिज़ाज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इससे हमको आवाज़ की बारीकी भी जो है सो पैदा होती है, जिसे हम पिच कहते हैं। तो अगर जो है तेर-त्याश ज़्यादा है, तो पिच में भी जो है सो बहुत इज़ाफ़ा होता है, जिससे आवाज़ की बारीकी होती है। अगर है तेर-त्याश कम है, तो इम्तिदाद पिच जो है सो बहुत ही ज़्यादा। तो अब जैसा चिड़िया और शेर का हम देखेंगे, तो चिड़िया की आवाज़ का जो है तेर-त्याश ज़्यादा होता है, जबकि इसका है तेर-त्याश जो सो यानी ताद्दुद इम्तिदाद जो है वो कम होता है। तो इस तरीके से हम देखें कि यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन जैसा हम लाइट में जैसा किसी शय पर जब रोशनी को डाला जाता है, तो वही यानी इमादी ख़त से मसावी ज़ावियों को बनाते हुए जैसा मुनक्किस होती है, वैसी आवाज़ की मौजें भी जो है लाइट की नूर की शुआओं की तरह ये भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। अब है इको, इको यहाँ भी जो है सो आवाज़ मुनक्किस हो रही है। तो अगर आवाज़ यानी किसी शय से टकरा कर फिर दोबारा हमारे कान तक ये आवाज़ आती है, तो क्या होता कि ये अगर 0.1 सेकंड के दरमियान में
ये गुजरने वाली आवाज़, मुनक्किस आवाज़ अगर 0.1 सेकंड के दरमियान में हो तो ऐसी आवाज़ को हम गूंज कहते हैं। अगर 0.1 सेकंड से अगर कम हो तो जो है ये गूंज नहीं होता। अब उसके बाद है यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जैसा तिब्ब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और हम जो है जैसा पानी का जो सबमरीज वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, और डॉक्टर्स जो से इसके अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से हमारे अंदरूनी अज़ा में क्या क्या जो सो खराबियाँ हैं उसके बारे में जो है ये मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में है आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी यहाँ पर हम जो आवाज़ यहाँ पर पैदा हो रही, जैसा आप मुख्तलिफ़ किस्म के आलात हैं, जैसा तबला है, तबले की जो झिल्ली है वो जो है क्या होती है, मुर्तइश होती है। और बांसुरी जो देखेंगे, बांसुरियों में जो सो हम हवा के ज़रिए उसमें इर्तियाशात को पैदा करते हैं। तो और दूसरे जैसे गिटार है, गिटार में हम तार के ज़रिए जो सो मुर्तइश करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ आलात, मौसीकी आलात के मुख्तलिफ़ जो सो हिस्से होते हैं जिसको हम मुर्तइश कर कर आवाज़ को पैदा करते हैं। तो ये था आपको साउंड के बारे में। आप मुकम्मिल तौर पे इसको, जैसा कि 8th क्लास में और 9th क्लास में इसको पूरा मुकम्मिल तौर पे आपको इसको मिलता है, और कुछ इंटर में जैसा मिलेगा। तो इसको पढ़िए और कुछ सवालात वगैरह भी बनाइए। जैसा ऑडिटेबल रेंज है, किसी शय का ऑडिटेबल रेंज पूछता, और समय हुदूद के बारे में पूछ सकता, और जैसा आपको काइंड्स ऑफ साउंड वेव्स के बारे में भी पूछ सकता। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में आपको सवालात पूछेंगे, और हिसाबी सवालात जैसा मौज की रफ्तार के बारे में, जैसा देखें आवाज़ की रफ्तार क्या है, ताद्दुद ज़रब तूल मौज है। तो ऐसे ज़ाब्तों को लेकर हिसाबी सवालात को भी बनाइए। हिसाबी सवालात भी जैसा आपको आ सकते हैं। तो ये था आपको आवाज़ के बारे में। तो आइए अब हम दूसरा ज़ैल-ए-इनवान हरारत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम हरारत की तारीफ़ देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम धात या लकड़ी के टुकड़े को अगर छूते हैं तो इससे ठंडा महसूस करते हैं। तो ये कैसा होता है कि ये हरारी तवन्नाई जो होती है हमारी उंगलिश से उस शय में मुंतकिल होती है। जब आप उंगलिश हटा लेते हैं तब अपनी ठंडक महसूस नहीं करते। ये हरारत यानी कौन से गर्म जिस्म से ज़्यादा तपिश वाले जिस्म से कम तपिश वाले जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। यानी हरारत क्या है, एक तवन्नाई की शक्ल है, और ये ज़्यादा तपिश वाले जिस्म से कम तपिश वाले जिस्म में मुंतकिल होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज़म तरीन तपिश से कम तरीन तपिश वाले जिस्म के अंदर मुंतकिल होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, हरारत कहते हैं। तो हरारत यानी उबूरी हालत में तवन्नाई की एक शक्ल है जो कि आज़म तरीन तपिश वाले जिस्म से अक़ल तरीन तपिश वाले जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है। तो अब उसके बाद तपिश के बारे में देखा। तपिश क्या है, यानी किसी जिस्म या शय की गर्मी या सर्दी के इजहार का दर्जा ही इस शय की तपिश कहलाती है। जैसे हम किसी शय को छू कर कहते हैं कि भाई ये ठंडा है, भाई ये गर्म है। तो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, वो हम सही तौर पे जो है सो नहीं बोल सकते। तो उसकी जो दर्जे की जो हम लोग पैमाइश कर रहे हैं वही चीज़ कहलाती है तपिश। तो किसी जिस्म या शय की गर्मी या सर्दी का इजहार का दर्जा ही उस शय की तपिश कहलाती है। तो यानी हरारत एक तवन्नाई है, इन्हें गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। तपिश क्या है, ठंडक या गर्मी की शिनाख्त करती है। तो तपिश हरारत की मुंतकिली के रुख का तयन करती है। यानी तपिश क्या बता रहा कि यानी जो गर्म जिस्म कौन सा है और ठंडा जिस्म कौन सा है, यानी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जो मुंतकिल हो रही है हरारत, उसके बारे में तपिश के ज़रिए हमको मालूम होता है। इसीलिए कहते हैं कि मुंतकिली का रुख यानी हरारत की मुंतकिली का रुख का तयन करती है। अब इसको हम देखिए कि दोनों को आसानी से समझने के लिए हम, जैसा हरारत क्या है, एक तवन्नाई है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती। तपिश वो मकदार है जो किसी जिस्म की ठंडक या गर्मी की शिनाख्त करती। हरारत क्या है, एक तवन्नाई है जो मुंतकिल होती है। तपिश की मुंतकिली के रुख का तयन करती है। अब यहाँ देखिए आप, हरारत जो होती है वो यानी जो तवन्नाई है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में किस तरह तब्दील होती है। जैसा कि हम हीटर देख रहे हैं, तो हीटर क्या करता, बरक़ी तवन्नाई को हासिल करके हरारी तवन्नाई में तब्दील करता है। जैसा पानी को गर्म कर रहा तो ये हरारी तवन्नाई में तब्दील करता है। इसी तरह हम जैसा गैस का स्टोव देख रहे हैं, तो गैस क्या है, गैस से कीमियाई तवन्नाई होती है, और ये कीमियाई तवन्नाई जल कर जैसा हरारी तवन्नाई में तब्दील होती है।
और इसी तरह सोलार वाटर हीटर जो होता, सोलार वाटर हीटर में क्या है, हम सूरज की रोशनी की तवन्नाई लेते हैं और ये सूरज की रोशनी की जो तवन्नाई कहलाती शमसी तवन्नाई, ये शमसी तवन्नाई किसमें तब्दील हो जा रही, हरारी तवन्नाई में तब्दील हो जाती है। जबकि थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर के करंट तैयार होता, वहाँ पर जैसा हरारी तवन्नाई, जैसा हम कोयला वगैरह को जला रहे हैं तो हरारी तवन्नाई से हमको बरकी तवन्नाई हासिल होती है। अब जैसा भाप का इंजन देख रहे हैं जहाँ पर कोयला जला रहे हैं तो हरारी तवन्नाई, तो अब ये क्या कर रहा, इंजन को आगे बढ़ा रहा, तो ये होगा मैकेनिकी तवन्नाई, यानी हरारी तवन्नाई मैकेनिकी तवन्नाई में तब्दील होती है। आइए अब हम देखते हैं हालत ताद्दुल, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, एक हाथ यानी जैसा बर्फ को अगर हम रख दिए तो हमारी जो हाथ की तवन्नाई जो है गर्म है, तपिश ज्यादा है, जबकि बर्फ की तपिश कम है। तो अब हाथ से हमारी तपिश जो होती है वो बर्फ के अंदर मुंतकिल होती है। तो ये कब तक होता, जब तक के दोनों का जो दर्जा है वो एकसां, तपिश का जो दर्जा होता है वो एकसां हो जाए, तो वही चीज कहलाती है हालत ताद्दुल। तो मतलब ये कि हमारे हाथ की जो अतराफ की जो हरारत है वो हरारत बर्फ में मुंतकिल हो गई, इसलिए हमारा हाथ जो होता है वो ठंडा महसूस होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं तपिश की पैमाइश। हम तपिश की पैमाइश किस तरीके से करते हैं, यानी तपिश पैमा में पारे की सतह में ठहराव इस बात की निशानदेही, यानी हम कब तक, यानी पारा जो ठहरने तक हम देखते हैं, तो कब तक होगा, यानी जो हरारत है, हरारत का तबादला क्या होता, रुक जाता। तो अब यहाँ पर यानी जब रुक गया, तो जैसा हम किसी गर्म पानी में रखकर जैसा हम लोग हरारत देख रहे हैं, तो जब वो हरारत जो आगे बढ़ते ऊपर बढ़ते जा रहा, पारा एक मुकाम पे आकर रुक जा रहा, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि पारा और पानी दोनों हरारत तादुल में आ गए। तो अब इसमें यानी हरारत तादुल यानी एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई को हम जूल से और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी से जाहिर करते हैं, और 1 ग्राम पानी की तपिश में 1 दर्जे सेंटीग्रेड दर इजाफा के लिए हमको दरकार हरारत कैलोरी कहलाती है। तो 1 कैलोरी 4.186 जूल्स के मसावी होती है। तो एसआई निज़ाम में तपिश की इकाई जो होती है केल्विन होती है, इसको डिग्री सेल्सियस से भी जाहिर करते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना है या डिग्री केल्विन तपिश में तब्दील करना है, तो डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे, 273 को जमा करेंगे, जिससे हमको डिग्री केल्विन तपिश हासिल होती है। तो अब इसमें केल्विन पैमा में जो पैमाइश की जाने वाली तपिश को हम मुतलक तपिश भी कहते हैं। तो अब है तपिश पैमा के अक़साम। तो रोजमर्रा जिंदगी में हम देख रहे हैं अलग अलग किस्म के तपिश पैमाओं को। अब इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से उसूल पर हम जैसे कौन से उसूल पर तपिश पैमा काम करता है, उसके बारे में पहले हम देखेंगे। किसी शय की तपिश की पैमाइश के लिए एक आले की जरूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तपिश पैमा कहते हैं। तो गर्म करने पर अशिया के फैलाव के उसूल पर तपिश पैमा काम करता है, यानी किसी भी शय को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, तो उसमें फैलाव होता है, वही उसूल पर हम काम करते हैं। तो आमतौर पर हम जो है जो शय ली जाती है वो पारे को लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पारे को ही हम क्यों ले रहे हैं, कौन सी खुसूसियत है पारे की। तो हमवार फैलाव वाक़ होता है, यानी मसावियाना तपिश की मकदार के मुताबिक मसावियाना फैलाव होता, ये गैर शफ़ाफ़ और चमकदार भी होता, और क्यों ये बासानी हमको नज़र आता जिसकी वजह से, और कांच की नलियों की दीवारों से भी ये नहीं चिमटता, और दूसरा ये हरारत का अच्छा मौसिल है, यानी ज़रा भी इसको हरारत हासिल होते ही ये फैलना शुरू होता, और ये बासानी खालिस हालत में दस्तयाब होता है। मतलब ये दूसरे से धातुओं वगैरह से तामुल नहीं करता, आसानी से हमको हासिल होता है। तो बाज़ औक़ात हम अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल की क्या ख़ुसूसियत है जो हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये कम तपिश को रिकॉर्ड कर सकता, इसका फैलाव फ़ी दर्जे सेंटीग्रेड में इजाफे से होता है, जबकि तपिश बहुत ज़्यादा हो, इसका रंग काफ़ी चमकदार है, इसलिए इसको आसानी से हम देख सकते हैं। तो ज़्यादातर हम पारे का इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ जगह जो पहले लोग जैसे अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते थे, तो अल्कोहल को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, वो खुसूसियत हम इसके बारे में देखें। तो तपिश पैमा के जो पैमाने हैं, सेल्सियस तपिश पैमा और फ़ारेनहीट तपिश पैमा। तो सेल्सियस तपिश पैमा जो है स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाला जो माहिर फ़ल्कियात है, उसका नाम है सेल्सियस। ये सेल्सियस क्या किया कि सेल्सियस तपिश पैमा का
को ईजाद किया, इसलिए इसी के नाम पर ही ये सेल्सियस तपिशपैमा रखे। तो इसमें जो अक़ल तरीन दर्जा जो होता है सबसे कम, वो 0 होता है। तो 0 इसलिए कि आम कुरे हवाई के दबाव पे जो पिघली हुई बर्फ की जो तपिश होती है वो 0 डिग्री होती है। आज़म तरीन जो होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जब पानी जब खौलता है, खौलना शुरू करता है तो जब 100 डिग्री सेंट, तो ये 0 से 100 तक। तो इस तरह 0 से 100 तक 100 मसावी दर्जों में इसको तक़सीम करते हैं। अब एक दर्जे को जो होता, यानी जैसा 1 से 2 तक ले रहे हैं, एक दर्जा, उसमें और उसको छोटे दर्जों में तक़सीम कर रहे हैं, तो वो छोटे 10 दर्जों में जो तक़सीम कर रहे हैं, तो उसका जो छोटा एक फासला होता है वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहीट तपिशपैमा, तो फ़ारेनहीट तपिशपैमा में 32 डिग्री फ़ारेनहीट पिघली हुई बर्फ़ की तपिश और आज़म तरीन जो होता है वो 212 खौलते पानी की तपिश है। तो इसमें 180 मसावी दर्जों में तक़सीम करते हैं और 1 फ़ारेनहीट को 5 छोटे दर्जों में तक़सीम करते हैं, इसलिए 0.2 फ़ारेनहीट होता है। तो अब तपिशपैमा को सबसे पहले बनाने वाला गैलीलियो नामी साइंसदान है, जो 1593 में जो है ये तैयार किया, ईजाद किया। तो इन्हें क्या किया कि अल्कोहल और पारा नहीं लिया उस वक्त ये हवा को इस्तेमाल किया, क्योंकि हवा भी गर्म होने पर फैलती है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तपिशपैमा के अलग अलग अक़साम। 6 का तपिशपैमा जो आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे को बताता है, और तिब्बी तपिशपैमा हमारे जिस्म की हरारत को जो है सो मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जबकि अददी तपिशपैमा ये भी जिस्म की हरारत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये लेबॉरेटरी जो थर्मामीटर होता है, जो लेबॉरेटरी में जो हम पानी वगैरह जो गर्म करते हैं उसकी दर्जों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और एक थर्मिस्टो थर्मामीटर, ये भी जो है हमारे जिस्म की हरारत को मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरारतें नहीं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इस्तेमालात। तो जैसा देख रहे हैं हम लोग, हरारत नौई से क्या मुराद है? इकाई कमियत वाली किसी शय की तपिश में 1 दर्जा सेंटीग्रेड इज़ाफ़ा करने के लिए दरकार हरारत शय की हरारत नौई कहलाती है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं सीजीएस निज़ाम में जो हरारत नौ की जो इकाइयाँ होती हैं, हरारे ग्राम सेकंड, और एसआई निज़ाम में जूल किलोग्राम केल्विन होता है। तो अगर हम किसी जिस्म की हरारत नई को मालूम करना है तो हम फार्मूले में Q = ms डेल्टा T का इस्तेमाल करते हैं। M जो होती कमियत होती है, जबकि Q को हरारत से ज़ाहिर करता है, S हरारत नई होता है, और यहाँ पर T जो डेल्टा के साथ लिया वक्त में तब्दीली है। तो अब इस्तेमालात में जो देख रहे हैं हम लोग, ख़त-ए-इस्तवा में जो होता यानी समंदर का जो पानी होता है, जैसे सूरज की रोशनी से ये पानी को जैसे जज़्ब पड़ता, यानी रोशनी हरारत को जज़्ब करके ये हरारत को शुमाली क़ुतुब और जनूबी क़ुतुब में मुंतकिल करते हुए तमाम इलाक़ों को मुतदिल रखता। और फ्रिज जैसा है, फ्रिज में अगर हम तरबूज़ को रखें तो तरबूज़ को निकालें तो तरबूज़ काफ़ी ठंडा रहता है बहुत देर तक, क्योंकि पानी का जो शरह फ़ीसद जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी पानी की हरारत नई ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जैसा समोसा वगैरह में भी देखेंगे हम लोग, तो वो वहाँ पर भी आपको गर्म जो महसूस हो रहा, तो उनकी अज़्ज़ा की हरारत नई ज़्यादा होती है। आमेज़ा जो होता है, दो मुख्तलिफ़ तपिशों को के जो भी पानी वगैरह है उसको मिलाकर हम जैसे वो एक अलग तपिश को हासिल करते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि खोई हुई जुमला हरारत हासिल की हुई जुमला हरारत के मसावी होता है। तबख़ीर का अमल, तबख़ीर के अमल में हम देखते हैं, यानी जो ज़र्रात होती हैं तपिश को लेने के बाद ज़र्रात ये निचले ज़र्रात ऊपर के ज़र्रात में तवन्नाई को मुंतकिल करते हैं, और ये ऊपर के ज़र्रात तवन्नाई को हासिल करके सतही सालिमात उड़ जाते हैं। यही तबख़ीर का अमल कहलाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एवापोरेशन जो होता वो यानी इसके ऊपर जो असरअंदाज होने वाले अवामिल है, जैसा हम देखते तो तबख़ीर के अमल के दौरान माए में मौजूद सालिमों की तवानाई कम हो जाती है और तवानाई तसादुम के उड़ने वाले सालिमों के में मुंतकिल है। माए की सतह से सालिमों के उड़ने का अमल जो कि किसी भी तपिश पर होता है, अमल तबख़ीर कहलाता है। तो ये एक सतही मज़हर है, और तबख़ीर के दौरान तपिश में कमी वाक़ई होती है। तो अब देखो, सतह रक़बा, रुतूबत और हवा की रफ़्तार का तबख़ीर पर असर। सतही रक़बा, जैसा जितना रक़बा ज़्यादा रखेंगे, सतही सालिमात जो ऊपर उड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सालिमात उड़ जाते हैं। तो जब ज़्यादा सालिमात उड़ें तो तबख़ीर का अमल क्या होता है? तेज़ होता है। तो इसीलिए क्या है, जो छोटे हिस्से छोटी सतह वाले और बड़ी सतह का अगर हम पानी देखें तो बड़ी सतह से फ़ौरन रुतूबत का भी जो है इसके ऊपर काफ़ी असर होता है। यानी अगर पहले से ही पानी के सालिमात उसमें मौजूद हों, तो अब ये सालिमात जो है सो उड़कर जो है फिर दोबारा टकरा कर
वापस आ जाते हैं। तो इस तरह तफ़हीर का अमल कम होता है। हवा की रफ्तार मतलब जैसे ही सालिमात उड़ेंगे तो हवा क्या करती है, उन सालिमात को लेकर दूर चले जाती है। तो इस तरह तफ़हीर का अमल तेज़ होता है। नेक्स्ट है तकसीफ़ का अमल। तकसीफ़ के अमल में हम देख रहे हैं, जैसा एक ग्लास है, ठंडा पानी ग्लास में रखे हम लोग, तो रखने के बाद थोड़ी देर के बाद आप सालिमात होते हैं पानी के, वो तमाम गिलास के ऊपर जमा हुए दिखाई देते हैं। ठंडा जो ग्लास है और जो पानी के जो सालिमात है, वो सालिमात जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गर्म होते हैं। तो जैसे ही इससे टकराएँगे तो अपनी तवन्नाई को जो है सो क्या करते हैं लोग, ग्लास में मुंतकिल कर देते हैं और ये जो है सो बूँदें जो है सो अपने को नज़र आते हैं। तो यही अमल कहलाता है तकसीफ़। तो अमल तकसीफ़ को हालत में तब्दीली यानी गैसी हालत से फिर माए हालत में तब्दीली कहा जाता है। तो अब मौसम सरमा में या गर्मा में हम जब पानी से शावर लेकर जब बाहर निकलते हैं तो हमको गर्मी महसूस होती है। क्यों गर्मी महसूस होती है? तो जैसा हम देख रहे हैं कि इकाई हजम बुखारी जो सालिमें हैं, वो सालिमों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब हम हमाम में जब होते हैं तो वहाँ पर बुखारी सालिमों की तादाद ज़्यादा होती है और बाहर जो है बुखारी सालिमों की तादाद कम होती है। तो जैसे ही हम लोग पानी नहाते हैं तो हम पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद में फिर ये दोबारा ये जो सालिमात जिसमें तवन्नाई है, वो तवन्नाई जो सो हमारे जिस्म में फिर मुंतकिल होती और हमको जो है सो गर्मी महसूस होती है। पिघलना, पिघलना क्या है ये? यानी मुस्तकिल तपिश और वो अमल जिसमें ठोस हालत को माए हालत में तब्दील किया जाता है, पिघलना कहलाता है। मुस्तकिल तपिश पर 1 ग्राम ठोस को मुकम्मिल माए में तब्दील करने के लिए दरकार हरारी तवन्नाई अमाद की मख्फी हरारत तवन्नाई कहलाती है। वो अमल जिसमें कोई मादा माए हालत से ठोस हालत में तब्दील होता है और तवन्नाई का इखराज अमल में आता है, तब वो अमल इंजमात कहलाता है और ये इंजमात का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पिघलने का अमल यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसमें क्या होता है, माए कौन-सी हालत में तब्दील हो जा रही? गैसी हालत में तब्दील होती है। तो बच्चों, आज आपने साउंड और हरारत के बारे में मालूमात हासिल की हैं। ये आपको जो है हरारत के बारे में आपको 7th क्लास में और जो है 9th क्लास में जो है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें अच्छा मवाद आपको हासिल है होगा और इसको पॉइंट टू पॉइंट जो है नोट करते हुए आप इसको अच्छा पढ़कर एग्ज़ाम लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आज का ये सेशन यानी कुदरती मज़ाहिर के तहत हम 2 उन्वानात को लिए थे, एक था साउंड और दूसरा हरारत। तो अब यहाँ पर ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।